डॉक्टर रवि गर्ग, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन CICC मेंबर की तरफ से कनाडा के सैस्कैटून शहर से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कुछ समय से कनाडा में आया हुआ था कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कनेडियन एम्बेसी से मीटिंग्स के लिए, और मई एंड में वापस इंडिया आकर सभी स्टूडेंट्स जो मिलना चाहते हैं, पेरेंट्स, उनसे मुलाकात होगी। अच्छी खबर कि बहुत हाई सक्सेस रेट, स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट भी अच्छा है और ख़ास तौर पे स्पाउस वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, विजिटर वीज़ा का भी अच्छा है। ऑफ कोर्स हमें केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, फाइलिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि सुपर वीज़ा, विजिटर वीज़ा और स्पाउस वीज़ा के लिए पुराने फंड्स की ज़रूरत होती है। आमतौर पर हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनके बच्चे जो हैं कनाडा में पढ़ रहे हैं, वर्क परमिट पे हैं या रिलेटिव हैं, तो विजिटर वीज़ा के लिए हैं, या जिनके स्पाउस कनाडा में हैं टेम्परेरी या PR, तो वो हमारे पास आते हैं कि अचानक डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लो और केस लगा दो। लेकिन हर कैटेगरी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें से जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स के स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगते हैं वो, और जो टेम्परेरी वीज़ाज जो हैं जिसमें विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा, तो ये जो है इनमें रिक्वायरमेंट है पुराने फंड्स की। अगर हो सके तो 6 महीने पुराने, 10 लाख, 15 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। तो जितने कम होंगे या कम समय के लिए रखे हुए थे, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 2-3 महीने पुराने कई जो है क्लाइंट्स आते हैं कि 6 महीने पुराने फंड्स नहीं होते, तो उसमें डिपेंड्स ऑन वीज़ा ऑफिसर की। कई बार वीज़ा ऑफिसर स्ट्रिक्ट है तो रिफ्यूज़ कर देते हैं, अच्छे हैं वीज़ा ऑफिसर लीनियंट है तो वीज़ा लग जाता है। तो टेक केयर ऑफ दिस के फंड्स जो हैं वो पुराने होने चाहिए। आमतौर पे जो लोग कैश घर पर रख लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं, अगर आपको पता है कि आने वाले समय में जल्दी ही 4-6 महीने में हमने साल के अंदर हमने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो टेक केयर, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे स्टडी वीज़ा पे पढ़ने आते हैं, तो मेरी ख़ास तौर पे उनको सलाह कि वो ज़रूर अपना विजिटर वीज़ा लगवाएं, क्योंकि बच्चे नए नए कनाडा में आए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ के इश्यूज हो जाएं या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो पेरेंट्स को बड़ी चिंता होती है। पेरेंट्स का वीज़ा अगर लगा हुआ होगा तो वो नेक्स्ट डे फ्लाइट लेके आ सकते हैं, अदरवाइज अचानक कोई ज़रूरत पड़ी आने की तो बहुत समय लगता है, 2-4 महीने तक लग सकते हैं वीज़ा लगवाने में। सो टेक केयर ऑफ दिस कि वीज़ा लगवा के रखें, पुराने फंड्स अपने अकाउंट्स में रखें। अगर किसी को फंड्स की ज़रूरत है तो फिक्स डिपॉजिट करवा के उसके अगेंस्ट लोन ले लें टेम्परेरीली, और जब वीज़ा लगवाना है तो डेफिनेटली उसको दोबारा से उसमें जमा करवा के और फिक्स डिपॉजिट की कॉपी को जो है यूज़ कर सकते हैं वीज़ा लगवाने के लिए। सो बड़ी अच्छी खबर के बड़ा अच्छा सक्सेस रेट, खासतौर पे स्पाउस वीज़ा को लेके कुछ समय से चिंता चल रही थी कि शायद ये स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कनाडा एम्बेसी और वीज़ा सक्सेस रेट डाउन आएगा। इस वक्त बहुत अच्छा। और एक ख़ास खबर ये कि ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी वीज़ा को लेके, ब्रिटिश कोलंबिया में EQA जो है, इक्वलेंस जो है अथॉरिटी जो है, क्वालिटी इक्वलेंस अथॉरिटी जो है, वो ब्रिटिश कोलंबिया की जो है, उन्होंने नए रूल मार्च में निकाले हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स ब्रिटिश कोलंबिया में हैं उनका अगर ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर की किसी कॉलेज के साथ पार्टनरशिप है, क्योंकि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो 10 में से 1 या 2 में ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अलाउड है। किन कॉलेजेस में अलाउड है, किन में नहीं, ये हम कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। गूगल पे लिखेंगे DLI लिस्ट कनाडा, तो वो हमें कनाडा एम्बेसी के उस पेज पर ले जाएगा, वेबसाइट पर, जहाँ पर
ये सारी डिटेल दी हैं किस कॉलेज में वर्क परमिट है किस में नहीं है। लेकिन जब प्राइवेट कॉलेजेस कुछ पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस से पार्टनरशिप कर लेते हैं तो रूल्स के मुताबिक उन प्रोग्राम्स में जिनके लिए पार्टनरशिप होती है उसमें वर्क परमिट अलाउड हो जाता है। तो ये सोच के कुछ कॉलेजेस ने, जैसे कि एक पोर्टाज कॉलेज है अल्बर्टा में, उसके साथ किसी कॉलेज ने पार्टनरशिप कर ली। स्टर्लिंग कॉलेज है वैंकूवर में, उसने जो है रेड डियर कॉलेज अल्बर्टा में है उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। कैनेडियन कॉलेज है वैंकूवर में, उसने जो है सेंट लॉरेंस कॉलेज है किंगस्टन में पब्लिक कॉलेज, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली और ये सोच के कि उनके जो प्रोग्राम्स हैं वर्क परमिट के लिए अलाउड हो जाएंगे। लेकिन रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने उनमें एडमिशन भी ले ली, ऑफर लेटर्स भी आ गई और कुछ ने एम्बेसी में अप्लाई किया हुआ है, कुछ करने वाले थे। तो अभी मार्च में जो नए रूल्स आए हैं उन्होंने उसमें ये लिखा है कि अगर जिन कॉलेजेस BC ब्रिटिश कोलंबिया के बाहर के इंस्टीट्यूशंस जिनके साथ ब्रिटिश कोलंबिया के प्राइवेट कॉलेजेस की पार्टनरशिप हुई है, अगर वो बाहर वाले इंस्टीट्यूशंस वही प्रोग्राम अपने वहाँ पर जैसे अल्बर्टा या किंगस्टन में डिलीवर करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उन कॉलेजेस जो BC जो है ब्रिटिश कोलंबिया के कॉलेजेस में उन प्रोग्राम्स के लिए वर्क परमिट अलाउड नहीं होगा। तो हमने कॉलेजेस को ईमेल से पता किया कि ये अभी जिन बच्चों के वीज़े नहीं लगे थे मार्च से बाद में जिन्होंने पढ़ने आना है, तो क्या उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो मझधार में है, क्योंकि फ़ीस पे की हुई है, कॉलेज को एम्बेसी में फाइल्स लग गई हैं या लगने वाली हैं। तो कॉलेज का ये रिप्लाई हुआ कि जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, का मतलब है कि जिन्होंने फ़ीस पे की हुई है, जिनको ऑफर लेटर हमने दी हुई है, उन पर ये रूल लागू नहीं होता और उनको वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन ये एक डाउटफुल केस है जिसमें कि हमें ये सोचना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को केयरफुल होने की ज़रूरत है कि या तो वो रिफंड ले लें या फिर वो आगे बढ़ जाएं कॉलेज की एश्योरेंस पे, क्योंकि ये रिटन में उन्होंने ईमेल पे लिख के दिया हमें। तो कॉलेज के एश्योरेंस पे अपना केस एम्बेसी में लगा लें और जब वीज़ा लगेगा तो जाके वो पढ़ सकते हैं और जैसे कॉलेज ने बताया कि वर्क परमिट मिलेगा। सो लेट अस सी, बट यू नीड टू बी केयरफुल। आप स्टूडेंट्स के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। एटलीस्ट जो एडमिशन अभी जिन्होंने नहीं ली है, जो लेने वाले थे, सोच रहे थे, या कुछ कंसल्टेंट्स भी मेरे बड़े सारे लाइव सेशंस टीवी इंटरव्यूज देखते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि इन कॉलेजेस में अभी आगे के लिए वर्क परमिट अलाउड नहीं है। बी केयरफुल। और 5.5 के साथ अभी भी वीज़ा नहीं लग रहे और हम अगर किसी भी मॉड्यूल में किसी स्टूडेंट के आइलेट्स के किसी मॉड्यूल में 5.5 हैं तो हम नहीं ले रहे वो केसेस। 6 ईच एंड हायर जो है वो HDS में केस लगेगा। और ख़ासतौर पे अच्छे केसेस के लिए हमारी फ़ीस ओनली ₹2,000, नॉट $, ₹2,000, क्योंकि हमें जो है हमारे ऑफिस के खर्चे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देते हैं वीज़ा लगने के बाद। ऑफ कोर्स जो वीक केसेस होते हैं या रिफ्यूज केसेस हैं उनसे हमारी फ़ीस ज़्यादा है, क्योंकि उनको अटेंशन ज़्यादा चाहिए, ध्यान ज़्यादा चाहिए, हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। और उसके बाद अगर वीज़ा ना लगे तो हमें फिर कॉलेजेस से कंपनसेशन नहीं होगी, हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, थोड़ी फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। आपके केस को असेस करवाने के लिए डिस्कस कर लें हमारे ऑफिस में जाके, या 70 पे कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन 2003 से पायनियर इमिग्रेशन 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन केयर सारे जो है स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट से रिलेटेड जो जैसे बताया सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा का जो ओपन वर्क परमिट है या विजिटर वीज़ा है, इस तरह के जो कनाडा में हमारे 2 ऑफिसेज़ सैस्काटून में और ब्रैम्पटन में, इन कनाडा जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी सर्विसेज, स्टडी परमिट एक्सटेंशन, सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, PR की फाइल्स लगाने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे कांटेक्ट कहाँ हमारे ऑफिसेज हैं,
और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेसेस जो है हमारी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे दिए हुए हैं, यू कैन टेक दैट फ्रॉम देयर। और रेफ्यूज्ड केसेस जो हैं हमारे पास बहुत सारे आते हैं, और उनको बहुत सारे, अच्छी बात यह है कि भी बहुत सारे रेफ्यूज्ड केसेस खास तौर पे जो वीक थे उनके भी वीज़ा आए हैं। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। अगर डिपेंड्स के जैसा माहौल होता है, कई बार कोई स्ट्रिक्टनेस चलती है तो हमें भी उस हिसाब से केसेस को लेना है, नहीं लेना, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन वे से जिनका काम होने वाला है, वीज़ा लगने के चांसेस, हम वही केस लेते हैं। हालांकि गारंटी नहीं है, लेकिन जो वीक केसेस हैं उनका अगेन के लीनियंट वीज़ा ऑफिसर दे देते हैं, स्ट्रिक्ट वीज़ा ऑफिसर कई बार ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ऑफ कोर्स हमें अपनी तरफ से बड़ा ध्यान देना होता है, बड़े रूल रेगुलेशन हैं लॉ के हिसाब से। CICC मेंबर हूँ मैं, कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे नाम है, और ऑथराइज्ड बाय कनाडा गवर्नमेंट, कनाडा एम्बेसी 2003 से जो हमारी कंपनी, और 2007 से मैं जो है कनेडियन जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड बॉडी CICC का मेंबर हूँ। थोड़े से टिप्स मैं आपके साथ, जैसे मैंने बताया कि ये जो है बड़ी रूल रेगुलेशन, तो जो इमिग्रेशन लॉ का प्रोग्राम पास करके हम जो है इनके मेंबर बनते हैं, CICC जो है CICC जो उनके कनाडा एम्बेसी से ऑथोराइज्ड। तो IRPA इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट, IRPR इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, और सारे इमिग्रेशन के रूल रेगुलेशन लॉ जिन पर जो इमिग्रेशन के जो एम्बेसी के रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज सारी आधारित होती हैं, वो सारा वो स्टडी करके हम जो है इनके मेंबर बनते हैं। और ग्रेजुएट्स जो हैं वो ध्यान रखें कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही जाना चाहिए। ये मैं टिप्स थोड़े से दूंगा कि जिनका बहुत असर होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई केस उनके रिफ्यूज होते हैं, या और कई तरह की तकलीफ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ग्रेजुएट्स शुड ऑलवेज अप्लाई फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो पोस्ट सेकेंडरी जो 12वीं के बाद वाला जो है, जो बच्चे 12वीं वाला कोर्स लेते हैं वो पोस्ट सेकेंडरी है। ग्रेजुएट्स को पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए। मुझे जब सेमिनार्स होते हैं, मैं मिलता हूँ स्टूडेंट पेरेंट्स से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स को भी पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम दे दिया जाता है, और नेचुरली कि उनको पता नहीं होता, स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो उनका केस रिफ्यूज़ होता है। और एक जो है, जब हम अप्लाई करेंगे एम्बेसी में, तो कभी भी कंडीशनल LOA, कंडीशनल ऑफर लेटर से अप्लाई नहीं करना, अनकंडीशनल चाहिए। कई बार हम आइलट्स अभी दिया नहीं है या अभी रिजल्ट नहीं आया, कुछ कॉलेजेस अलाउ कर देते हैं, कंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं, बाद में हमें उनको रिजल्ट या जो चीज़ कंडीशन थी जिसकी कमी की वजह से कंडीशनल ऑफर लेटर मिली, वो डॉक्यूमेंट्स भेज के उस ऑफर लेटर को अनकंडीशनल करवाना होता है। तो वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर ही यूज़ करनी है, ये ध्यान रखें। और कुछ कॉलेजेस में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जो फ्रेजर वैली है और यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, इनमें बिजनेस के कोर्सेज के लिए, जो डिप्लोमा या डिग्रीज के लिए, इनमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। जबकि बाकी सारे, बहुत सारे, KPU क्वांटम पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया कॉलेज है, सैनिका कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज, बहुत सारे, ज़्यादातर कॉलेजेस में लिखा होता है वेबसाइट पे मैथ चाहिए। लेकिन +2 में मैथ अगर बच्चे ने नहीं किया, कॉमर्स वाले बच्चे ने, हमारे ज़्यादातर बच्चे जो इंडिया में कॉमर्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स नहीं करते, तो वो एडमिशन दे देते हैं, वेव ऑफ कर देते हैं मैथमेटिक्स को। लेकिन वो मैट्रिक के मैथमेटिक्स के मार्क्स देखते हैं फिर, +2 में नहीं किया तो। लेकिन जो मैंने बताया UFV और यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, ये जो है इनमें मैथमेटिक्स की ये कंडीशन जो वेव ऑफ नहीं होती, और ये फिर अगर मैथमेटिक्स नहीं किया, कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं कि यहाँ कनाडा में आके आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा, पास करना होगा, बाद में मेन कोर्स में हम आपको एडमिशन देंगे। तो ये कंडीशनल ऑफर लेटर जो है, ये हम फाइल के साथ नहीं लगा सकते, रिफ्यूजल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसी तरह से अगर स्टूडेंट किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट किसी प्रोग्राम के लिए, मान लो 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए, और स्टूडेंट के 6 ईच हैं, तो वो मीट नहीं करता, तो कई कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ESL का मतलब इंग्लिश के कोर्स की जो है कंडीशन लगा देते हैं कि पहले यहाँ आके कनाडा में उनको कुछ इंग्लिश का कोर्स करना होगा, उसके बाद वो पास करने के बाद उनको मेन कोर्स में एडमिशन दी जाएगी, 1 सेमेस्टर के लिए इंग्लिश पढ़नी होगी। सो ऐसे जो है, इस तरह की कंडीशन
के साथ जो ऑफर लेटर्स हैं वो उनके साथ वीज़ा इंडिया से नहीं देते, क्योंकि इसमें जो चेक लिस्ट है स्टूडेंट परमिट, जब हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं चेक लिस्ट में ये मेंशन्ड है कि कंडीशनल जो ऑफर लेटर है शुड बी अनकंडीशनल, कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं लगानी। इस गलती की वजह से भी बहुत सारे केस रिफ्यूज होते हैं। और एसडीएस में जो प्रेफर्ड कैटेगरी है उसमें बहुत हाई सक्सेस रेट, जैसे मैंने बताया, उसके लिए 1 साल की फीस भरेंगे। अगर एक सेमेस्टर की, एक साल में ज़्यादातर 2 सेमेस्टर होते हैं 4-4 महीने के, सो अगर 1 सेमेस्टर की फीस भरेंगे तो वो नॉन एसडीएस या जनरल कैटेगरी में केस लगेगा, सक्सेस रेट डाउन आ जाएगा। तो 1 साल की फीस ही भरनी चाहिए। आइलेट्स के साथ, आइलेट्स अगर की है किसी स्टूडेंट ने तो उसका केस एसडीएस में लगेगा। अगर पीटीई या टोफल की है, डुओलिंगो को तो जो है, डुओलिंगो भी एक इंग्लिश का टेस्ट, वो तो एम्बेसी रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेते नहीं है। हालांकि कॉलेजेस कई जो है एडमिशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं, लेकिन आइलेट्स पीटीई के साथ भी आइलेट्स के साथ एसडीएस लगेगा केस, और पीटीई और टोफल के साथ नॉन एसडीएस जनरल कैटेगरी में लगेगा। उसमें सक्सेस रेट कम हो जाएगा। बेटर है आइलेट्स करना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने अभी इंग्लिश का टेस्ट नहीं लिया उनको आइलेट्स प्रेफरेंस जो देनी चाहिए, आइलेट्स का टेस्ट ही लेना चाहिए। ओनली इफ 3-4 बार टेस्ट दिया नहीं अपने बैंड्स आए तो फिर वो पीटीई के लिए कोशिश कर सकते हैं। और एक जो है, आप जो स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि अपने मार्क्स और अपना कोर्स पहले क्या किया है उससे रेलेवेंट प्रोग्राम, और ख़ासतौर पे मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ख़ासतौर पे जैसे कि +2 में बच्चों के मैथमेटिक्स में लेस देन 50% हैं, तो आमतौर पे जब मैथमेटिक्स किया है तो हम टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, जिसको इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स बोलते हैं, हम उनमें जो एडमिशन देते हैं। लेकिन अगर मार्क्स लेस देन 50 है मैथमेटिक्स में, तो क्योंकि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है उन प्रोग्राम्स में, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चे, क्योंकि मैथ आना चाहिए, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, अगर लेस देन 50% है तो वो मैथ में कमज़ोर होने की वजह से वो कोर्सेज को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। ये कह के वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देते हैं। बहुत सारे केसेस रिफ्यूज़ल मुझे देखने में आती हैं जब ऐसे मार्क्स, जैसे +2 कॉमर्स किए बच्चे ने, तो अकाउंटिंग में मार्क्स लेस देन 50% है, अकाउंटिंग का कोर्स नहीं लेंगे। बिजनेस में अच्छे हैं तो बिजनेस में ले लेंगे। इसी तरह से अगर बिजनेस में लो मार्क्स है, अकाउंटिंग में अच्छे हैं तो अकाउंटिंग का कोर्स ले लेंगे। सो ये अपने मार्क्स को ध्यान में रखते हुए कोर्स लें, और किस तरह के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं उससे रेलेवेंट कोर्स लेंगे। हमारा जो इतने साल का तजर्बा, उससे भी बहुत सारे जो एक्सपीरियंस हैं कि हज़ारों जो केस लगाए वीज़े लिए हमने, तो उसमें किस तरह के, जैसे बीए की है तो उसमें आर्ट्स जैसे की है बैचलर, तो उसमें उससे रेलेवेंट कोर्सेज देखने में नहीं मिलते। लेकिन एचआर मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऐसे कोर्सेज हम देते आए हैं और वीज़े लगते आए हैं। सो ये अपने प्रोग्राम को ध्यान से चूज़ करें, और एक वही कि बिल्कुल ध्यान दें कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केसेस मुझे मिलते हैं जो कि ऐसे कॉलेजेस में जिनका अप्लाई करवा देते हैं कि कंसल्टेंट, जहाँ पर पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे जो कॉलेजेस हैं इसमें वीज़ा चांसेस पहले तो बहुत कम होते हैं, और अगर लग जाए वीज़ा तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि उनमें फ़ीस स्टूडेंट ने पे की होती है और वीज़ा लग जाता है और कनाडा आ जाते हैं। यहाँ आके उनको पता लगता है कि यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने के बाद हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो नेचुरली कि उसके बाद पीआर कैसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स का तो पाथवे यही होता है कि जैसे 2 साल का कोर्स तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 2 साल के कोर्स में 4-4 महीने के 4 सेमेस्टर होते हैं, और अगर 1 साल का कोर्स किया तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, या फिर 1 साल का कोर्स करने के बाद 1 साल का और कोर्स कर लें तब भी 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। सो वो जो वर्क परमिट के दौरान, पहले बार वर्क परमिट स्टडी कंप्लीट करेंगे, वर्क परमिट लेंगे, वर्क परमिट के दौरान उनको वर्क करने की अथॉरिटी दी है कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन एम्बेसी ने, और उसमें काम करते हुए उसके रूल रेगुलेशन, ज़्यादातर
कैटेगरीज में OAB का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है। तो वो एक्सपीरियंस जो है सुपरवाइजर लेवल का या और कई तरह की कैटेगरीज जो वर्क की आती हैं नोक OAB में, तो उसमें जो एक्सपीरियंस करके रूल रेगुलेशंस को मीट करके फिर PR के लिए अप्लाई करेंगे। और जबकि उनके पास 3 साल का जो वर्क परमिट चल रहा है और वो वर्क कर रहे हैं और PR के लिए अप्लाई करते हैं और PR हो जाती है। सो ये एक जनरल पाथवे है सारे स्टूडेंट्स का, इसी तरह से वो PR लेते हैं ज़्यादातर बच्चे। लेकिन अगर वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अलाउड नहीं है किसी कॉलेज को, तो फिर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, PR पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए वर्क परमिट होना ज़रूरी है उस कॉलेज के लिए। और यहाँ आके जब पता लगता है तो फिर उनको कॉलेज अगर चेंज करते हैं तो पुरानी जो फीस पे की होती है वो भी वेस्ट हो जाती है। सो टेक केयर ऑफ दिस कि आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करें जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, मिलेगा। और वो मैंने जैसे पहले बताया कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अभी जिनका वीज़ा लग गया वो उनको क्लास स्टार्ट डेट से 4 वीक्स पहले के अंदर जो है विदिन 4 वीक्स वो जा सकते थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फ्लाई करके आ रहे हैं। और ये ध्यान रखें आते वक्त के विदिन 3 डेज उनको जो है अराइव कैन ऐप में अपनी वैक्सीनेशन प्रूफ अपलोड करके कुछ और अपनी डिटेल्स जो है अपलोड करके फॉर्म फिल करके आना है। और अभी मई जो इनटेक शुरू होने वाला है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अलाउड हैं, क्योंकि 31 अगस्त तक एम्बेसी ने ऑनलाइन क्लासेस अलाउड की हुई हैं। अभी तो कर सकते हैं, इंडिया से बैठ के भी कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा भी अलाउ किया है कि अगर आपका अंडर प्रोसेस है केस, वीज़ा नहीं भी आया, तब भी उन्होंने अलाउड किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पर इंडिया में बैठ के लगा सकते हो। और जब वीज़ा आएगा तब आ जाना इंडिया में, और वो जो आपकी स्टडी है वो आपकी काउंट होगी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। कनाडा एम्बेसी ने अलाउ किया है, कॉलेजेस भी अलाउ कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं तो क्या वो कॉलेजेस, अगर भगवान ना करे 10 में से 1-2 का रिफ्यूज़ हुआ, तो जिनका केस रिफ्यूज़ हुआ तो क्या उनको वो फीस वापस पूरी कर दी जाएगी या कितनी काट कर वापस करेगा कॉलेज। तो अगर पूरी फीस वापस करता तो हम कहेंगे कि सेफ कॉलेज है, हम जो है उसकी ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पूरी वापस करेगा तो अनसेफ कॉलेज, देन फिर हम अवॉइड करेंगे, डेफरमेंट ले लेंगे नेक्स्ट इनटेक के लिए। अभी मई के लिए है तो आगे सितंबर के लिए कॉलेज को लिख के देंगे कि हमें सितंबर के लिए सीट दे दी जाए। सो ये कॉलेज की पॉलिसी जो है डेफरमेंट या ऑनलाइन की जो पॉलिसी है, ये कॉलेजेस की वेबसाइट पे दी है। स्टूडेंट्स को अलर्ट होना चाहिए, दिस इज़ द हाई अलर्ट टाइम, क्योंकि 5, 7, 10 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं तो थोड़ा सा टाइम रह गया। तो हफ्ते पहले तो बिल्कुल अलर्ट होने का टाइम है कि कॉलेजेस को जो ईमेल स्टूडेंट ने भेजी, एडमिशन के लिए भेजी थी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बोलते हैं उसको, वो उसका उसमें आप ध्यान दे के उसको देखें, डेली चेक करें। कुछ ना कुछ अपडेट्स कॉलेजेस की तरफ से, और कॉलेजेस की जितने भी पॉलिसीज़ हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं, वो ईमेल के जरिए आपको मैसेज भेजते हैं। आप ज़रूर चेक करें, स्टूडेंट्स ध्यान रखें। और कई कॉलेजेस की ऐप्स बनी हुई हैं, उन ऐप्स को डाउनलोड करके उन ऐप्स को में जो है आप अपना आईडी वगैरह डाल के उसको आप उसमें भी मैसेजेस आते हैं, आप उन मैसेजेस से को टच में रहें, डेली बी अलर्ट। ध्यान जो मैंने देखा कि कंसल्टेंट से अप्लाई किया हुआ है तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कंसल्टेंट सब कुछ करेंगे, अपने आप देखेंगे, सब कुछ बुला के सब कुछ बताएंगे। तो बताते तो हैं, लेकिन कॉलेजेस की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं, और कॉलेजेस आपको स्पेशल जो सारे मैसेजेस डेली बेसिस पे डालते हैं, तो वो आप जब पढ़ेंगे तो वो अलर्ट होने की बात है। और उसमें बहुत सारे डिसीजन आपके भी अपने करने हैं कि वेदर कितनी फ़ीस वो काटेंगे अगर कल को वीज़ा ना लगा, और उतनी फ़ीस जो कटने वाली है वो आप अफोर्ड करते हैं या नहीं, तो आप लगाना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के नहीं। तो ये सारा जो है आप बी वेरी अलर्ट। और जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है
वो या जिनके वीज़े लग गए हैं वो ध्यान रखें कि ये रजिस्ट्रेशन टाइम है। कॉलेजेस के जो कोर्सेज आपने करने हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसमें ख़ास तौर पे अगेन कि वो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कंसल्टेंट अपने आप रजिस्टर कर दें, अपने आप सब कुछ हो जाए। लेकिन रजिस्ट्रेशन तो देखिए आप हर सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी चल रही है, सेकंड सेमेस्टर में कनाडा आ जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करनी है, कोर्सेज रजिस्टर करवाने हैं आपको। और वो रजिस्टर करवाने के लिए आपको स्टूडेंट्स को अपने जो कॉलेज का पोर्टल होता है उसमें आपका जो लॉगिन होता है उसके अंदर जाके यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करके कॉलेज की पोर्टल में आपको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। आपका जो कंसल्टेंट है वो वहाँ जा नहीं सकता। सो आप दिस इज स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स का ही काम है ये। लेकिन कई बार उनको कुछ समझ नहीं आती तो ऑफ कोर्स अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि ये कुछ पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो उन्हें खुद ही करनी होगी। सो टेक केयर ऑफ दिस कि दिस इज रजिस्ट्रेशन टाइम, और बहुत मई इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट होने का टाइम है। अगर डेफरमेंट करवानी है तो डेफरमेंट की भी डेडलाइंस हैं, और ऑनलाइन क्लासेस की भी डेडलाइन, रजिस्ट्रेशन की भी डेडलाइन, हर चीज़ की डेट्स हैं, डेडलाइंस हैं। उनको डेडलाइंस को तो किसी भी हालत में, और कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि कंसल्टेंट्स हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉलेजेस के रूल्स रेगुलेशंस हैं, डेडलाइंस हैं जो कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे सारे वर्ल्ड के लिए जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी कंट्री से आते हैं उनके लिए डेट्स फिक्स की हैं। हमें उन डेडलाइंस को मीट करना है, उन डेडलाइंस के हिसाब से ही सब कुछ करना है। कोई एक कंसल्टेंट अपनी मर्जी से गलती करके या वो डेडलाइंस क्रॉस हो जाए उसके बाद कॉलेजेस को कहेंगे कि ऐसे कर दें, वो ऐसा नहीं हो पाता। और इसी तरह से कॉलेजेस की कई बार कुछ सीट्स ओवर हो गई तो वो कई बार बोल देते हैं कि नेक्स्ट इनटेक में हमें अभी इस बार के लिए वीज़े ज़्यादा लग गए, या कई बार ऑफर लेटर ज़्यादा इशू कर देते हैं कॉलेजेस और सीट्स कम बच जाती हैं, तो कई बार वो नेक्स्ट इनटेक के लिए बोलते हैं कि हम इस बार बच्चे को वीज़ा लगने के बावजूद कई बार क्लास नहीं दे पाएंगे। 10 में से एक कॉलेज में ऐसा हो जाता है उनका, और वो नेक्स्ट इनटेक के लिए ऑफर लेटर देना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट इनटेक में ही सीट देंगे। ऐसे में भी कंसल्टेंट्स को, हालांकि ये स्टूडेंट्स की गलती भी नहीं है और कॉलेज की तरफ से एक मिस्टेक है, और कॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और कॉलेज को करना भी नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन कंसल्टेंट उसमें अपनी मर्जी ज़बरदस्ती ऐसा कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू ओबे द कॉलेज पॉलिसीज, कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कॉलेज जो कहते हैं, इनके कॉलेजेस के और एम्बेसी के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए कोर्ट ही एक रास्ता है, और कोर्ट में जाने के लिए टाइम बहुत लगता है, 1.5 साल का टाइम उनको डिसीजन को लगता है। तब तक के लिए तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में 4 महीने के बाद तो वो सीट दे देंगे। अगर कोर्ट में केस करेंगे तो साल चलेगा, वो तो नुकसान वाला, उसमें खर्चा भी बहुत होगा। सो इसलिए हम लोग भी कोर्ट में नहीं जाते, और स्टूडेंट्स को भी हम ऐसा कोई नहीं सलाह देते कि आप इस कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कोर्ट में चले जाएं। इवन के एम्बेसी के जो कई बार अच्छे केसेस को एम्बेसी रिफ्यूज़ कर देती है तो हम अप्लाई दोबारा कर देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और ज़्यादातर केसेस का वीज़ा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कोर्ट में जाएं तो उसको 1.5 साल लगेगा, तो और भी ज़्यादा टाइम लगने की बात हो जाएगी। सो ये इतना जो 2003 से इतना लंबा एक्सपीरियंस, ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। और कहीं भी, अभी मैं कनाडा में हूँ और मई एंड में इंडिया आना है, लेकिन सारी फाइल्स ईमेल पर, स्काइप पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे हर चीज़ का रिकॉर्ड मेरे पास है, और हर केस के ऊपर मेरी निगाह, किसका वीज़ा लगा, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, उसका क्या आगे एक्शन लेना है, री अप्लाई करना है, दोबारा अप्लाई करना है, और SOPs की केयर और केसेस की केयर, हर चीज़ की जो है फाइल्स मेरे पास आती हैं, मैं चेक करता हूँ, फाइल एम्बेसी में लगाता हूँ। ये सब चीज़ें मेरी स्पेशल केयर, 100% ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, जो विच इज़ रेयर टू फाइंड, की गारंटी, भगवान को हाजिर नाजिर मान के, क्योंकि ये तो बनता ही है कि हम एक किस्म से वकालत वाला काम है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कनेडियन एम्बेसी, कनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक लगा के हम उसको
करते हैं, अपनी फ़ाइल एम्बेसी में लगाते हैं, आपको वीज़ा लेके देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सामने फ़ाइल बनती है। सो वेलकम। और नेक्स्ट सैटरडे सुबह 9:30 बजे दोबारा बातचीत होगी। ये 95वां लाइव सेशन था मेरा, जो हर सैटरडे हम करते आए हैं, और कोरोना के टाइम पे मार्च अप्रैल 2020 में शुरू किया था, तब से 95th जो है लाइव सेशंस में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू सून अगेन नेक्स्ट सैटरडे एट 9:30 AM। टेक केयर ऑफ़ यू।